नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर रबी 2025 के तहत फसली उपज सरसों, चना और गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। अब इसके तहत सरसों के 5,950 रुपए प्रति क्विंटल और चने के 5,650 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिलेंगे। सरकार ने सरसों और चने की फसल की तुलाई का वजन 25 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 40 क्विंटल तक कर दिया है, लेकिन खरीद की प्रक्रिया और उठाव धीमा होने के कारण किसान सस्ते दाम पर बाजार में व्यापारियों को सरसों 5,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। चना भी करीब 4600-4800 के प्रति क्विंटल पर बाजार में बिक रहा है। ठिठुरन भरी सर्दी में दिन रात हाथ तोड़ मेहनत पसीना एक कर रातों को जाग जाग कर पहरा देकर जिस फसल को अन्नदाता ने सींचा, आज वो फसल किसान को पूरे दाम नहीं दे पा रही है। उम्मीदें टूटने से किसान मायूस हो रहे हैं और प्रदेश के कई जिलों में कृषि उपज मंडियों और अनाज मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, झालावाड़ सहित कई जिलों की कृषि मंडियों में ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो किसानों की बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। बीकानेर की अनाज मंडी में चने और सरसों की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है और सरकारी खरीद नहीं होने के कारण किसान खुली बोली लगाकर बाजार में व्यापारियों को सस्ते और औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। वहीं इसकी वजह से उनकी जो लागत है वो तक नहीं निकल पा रही। वहीं दूसरी ओर मंडी सचिव इस पर कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सहकारी समितियों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, अपने स्तर पर हैंडलिंग और परिवहन की व्यवस्था कर लें। इन प्रस्तावों को जिला कलेक्टर के माध्यम से राजफेड को भेजा जाएगा और इसके बाद खरीद शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन कब तक इसका उन्हें भी पता नहीं। झालावाड़ की झालरापाटन कृषि मंडी में भी अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को एमएसपी मिलना तो दूर की बात है, छाया और खाने का बंदोबस्त तक ढंग से नहीं हो पा रहा है। महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान परेशान है। यहां समर्थन मूल्य पर उपज को किसान नहीं बेच पा रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए और उस पर 150 रुपए बोनस मिलाकर 2575 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन मंडी में व्यापारी अब किसानों को गेहूं 2300 से लेकर के 2350 रुपए प्रति क्विंटल भाव पर खरीद रहे हैं। इसमें भी किसान का लगभग 150 रुपए प्रति क्विंटल खर्चा अलग से लगता है। ऐसे में मजबूर किसान के हाथ सिर्फ घाटा लग रहा है। मंडी में भारी मात्रा में गेहूं की आवक हो रही है। झालरापाटन में पूरा मंडी परिसर गेहूं से भरा पड़ा है। रोजमर्रा की नीलामी प्रक्रिया देर से शुरू की जा रही है, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं। किसानों ने बताया कि वो सरकारी कांटे पर तुलाई करवाने के लिए जाते हैं तो वहां प्रक्रिया पूरी करने में काफी लंबा समय लग रहा है। पेमेंट भी देरी से मिलती है। इधर मंडी में गेहूं की भारी आवक के कारण किसान खुली बोली लगा करके कम दामों पर गेहूं बेचने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें और जानकारियां और रिपोर्ट अलग अलग इलाकों से राजस्थान से सामने आ रही है, जिसको देख करके अब किसान बड़े परेशान हैं। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे कि फसली दाम नहीं पूरे, एमएसपी के सपने इसीलिए अधूरे। अभी जो चने का एमएसपी है वो 5650 रुपये है। मार्केट प्राइस अराउंड लगभग अपने 5200 से लेकर के 5700 रुपये के आसपास है। मंडी में 1000 से 1500 कुंटल की पर डे अराइवल हो रही है और मस्टर्ड में जो है लगभग 8000 कुंटल की पर डे हमारे यहाँ अराइवल हो रही है। भाव 5200 से लेकर 5700 है और उसका एमएसपी है 5950 रुपये। तो अभी बहुत ज़्यादा किसानों का रुझान एमएसपी की तरफ नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस एमएसपी के पैरेलल ही चल रहे हैं। जैसा मेरा राजफेड और एनसीसीएफ के अधिकारियों से बात हुई है, वो शीघ्र ही सेंटर चालू करने वाले हैं और जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो किसान एमएसपी पे बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतजाम उन्होंने कर लिए हैं। सेंटर मुख्य मंडी प्रांगण बीकानेर अनाज में होगा या पोगल में होगा, वो भी शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया। आज उनकी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद किसानों को मैसेज चला जाएगा उनके यहाँ से। सरकार है जो ई-मित्र पर साइडें फुल हो गई और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ ला रहे हैं मंडी के अंदर और कम से कम 1900 रुपये कुंटल का नुकसान हो रहा है। तो सरकार से यही कहना है कि वो साइडें वापस चालू करे और हमारा भी रजिस्ट्रेशन करवाए। ये जो सरकार ने अभी साइटें खोल रखी है बोली की, वो बंद बता रहे हैं, उससे हो नहीं रहा रजिस्ट्रेशन। तो सरकार से ये अपील है, रजिस्ट्रेशन वापस खोले जाए, हमारा रजिस्ट्रेशन कराए। बोली के जो भाव है उसको बढ़ोतरी की जाए, उसमें व्यापारी लोगों के मनमर्जी को बंद किया जाए। आपने क्या भाव भेजा? 5100 5200 यही भाव चल रहा है अभी। और सरकार की तरफ से एमएसपी क्या है? सरकार की तरफ से एनएफपी है 5700 5800 के पास। उनको बता
एमएसपी रेट तो ज़्यादा है और जो मार्केट में है वो रेट कम है, किसानों को कम पैसा मिल पा रहा है, इस वजह से किसान बहुत परेशान है कि। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, इस वजह से भी क्या है कि कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या है किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा सा मैनेज करे और लोगों को जो फंडिंग है, जिस तरह से फंडिंग है उसके अंदर कम इंटरेस्ट पे लोगों को अगर वो फाइनेंस देगी तो यहाँ से लोगों को माल बढ़ेगा और वो लोग स्टॉक करेंगे माल को, ताकि उससे किसानों को भी फायदा होगा और आने वाले टाइम में किसान को भी फायदा होगा, जीएसटी का भी फायदा होगा, सभी तरफ से फायदा होने का है। लेकिन इस वक्त में किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और व्यापारियों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है, जिस वजह से क्या है कि वो भाव नहीं दे पा रहे हैं। तो मंडी में किसानों के लिए परेशानियां अपार हैं। पहली बात यह कि मंडियों के अंदर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है किसानों के लिए जितनी होनी चाहिए, और कई समय मंडी के अंदर किसानों को बिताना पड़ता है और वहां पर ना तो शेड होते हैं, ना उनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। धूप में किसान जो है वहां पर घंटों घंटों इंतजार करता है, जब नंबर आता है उसमें भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, समय ज़्यादा लगता है। और दूसरी तरफ जो एमएसपी तय की गई है उस तय एमएसपी पर भी उनकी फसलों का उठान नहीं हो पाता है, उनकी फसलें नहीं जा पाती हैं। अब ये बड़ी परेशानी है और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि किसान की जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। मंडियों के अंदर क्या सिस्टम ऐसा बन गया है जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो किसान की बजाय किसी और को मिल रहा है, ये जरा जानते हैं। और जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको हमारे साथ आपके सामने रखते हैं और मिलवाते हैं उनसे जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। किसान नेता नानूराम जी निठारवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। नानूराम जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज मीना जी हमारे साथ कार्यक्रम है, सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीकानेर अनाज मंडी के अध्यक्ष जय दयाल ढूडी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता बीकानेर से नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं, मंडियों के अंदर की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? जो एक तरफ तो दावा है लेकिन दूसरी सच्चाई क्या है, जरा वो आप बताइए। जी देखिए, हम आपको बताएं कि कल हमने बीकानेर की अनाज मंडी का रियलिटी चेक किया था। बीकानेर में दो अनाज मंडियां हैं, एक अनाज मंडी गंगानगर रोड पर है, दूसरी कृषि मंडी है उगल रोड पर है। दोनों में अनाज का कारोबार होता है और बीकानेर की अनाज मंडी की खास बात यह है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का अनाज का ट्रेड होता है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ हालात ये है कि अगर अचानक बारिश आ जाए तो फसलों को, अनाज को बचाने के यहाँ इंतजाम नहीं है। किसान बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी फसल लेकर आता है, उसे ये उम्मीद होती है कि इस साल मैंने बड़ी मेहनत की है, इतनी फसल हुई है, बहुत अच्छे दामों में फसल बिकेगी। लेकिन जब वो यहाँ लेकर आता है तो मालूम होता है कि एमएसपी की खरीद के लिए टोकन खत्म हो गए हैं। मजबूरन उसे औने पौने दामों में आढ़तियों को अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, ख्वाब धरे रह जाते हैं। और हालात ये है कि उसमें भी उसे कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है कि उसकी फसल कब बिकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नतीजा ये होता है जब कई दिन गुजर जाते हैं तो फसलों के दाम कम हो जाते हैं, किसान बेचारा बड़ी मायूसी के साथ अपनी फसल को बहुत कम दामों पर बेचने पर मजबूर होता है। हमारे साथ एक किसान भी खड़े हुए हैं, हम बात करेंगे। जी सर, नमस्कार जी। आप यहाँ फसल लेकर आते हैं तो क्या माहौल क्या रहता है, इंतजाम कैसे हैं यहाँ के? इंतजाम तो बहुत ही कमजोर है, बरसात के टाइम में फसलें खराब हो जाती है और सारे सप्रे में कर नहीं सकते, बाकी चीज़ें सारी नीचे रहती है। 20% एरिया जो सप्रे होती है, बाकी 80% सप्रे बाहर होती है। बरसात के बाद में मंडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, बह जाती है, कई बार बह जाती है। किसान बेचारा घाटे में गन्ना और घाटे में भी खत्म हो जाती है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो सरसों की खरीद है वो शुरू की नहीं। मैंने टोकन कटवाने के लिए 3 रुपये किया जी, तो सरकार ने बोला हमारी जी। इनका ये कहना है कि एक तो यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, अगर बारिश आ जाए तो पानी इतना जमा हो जाता है फसलें खराब हो जाती हैं, फसलों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है, और साथ ही जो किसान यहाँ आते हैं उनके ठहरने के लिए या उनकी सहूलतों के लिए भी कोई इंतजाम है नहीं। यहाँ बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता है और वहाँ कोर्ट में खाज का काम उस वक्त हो जाता है कि जब उसे फसल के उचित दाम नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी कि तय एमएसपी पर भी जब उनकी फसलें नहीं बिकती हैं और दूसरी तरफ मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो उससे किसान बड़े परेशान रहते हैं। मैं नासिर, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। अब जरा हमारे साथ किसान नेता नानूराम जी हमारे साथ हैं। मैं जरा नानूराम जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ क्योंकि किसानों के बारे में बहुत अच्छे से और अपनी बात वो बता पाएंगे। नानूराम जी, एक चीज़ और बताइए, जब मंडियों के अंदर आप जाते हैं प्रदेश के अंदर, कितना बदलाव आपको नज़र आया है, कितना सुधार नज़र आया और क्या कमियां आपको नज़र आती हैं? और बात एमएसपी की भी है,
क्या जो बताया जाता है कि तय एमएसपी, क्या उस पर आपकी फसलें जा रही हैं? जी शुभेंदु जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, पहले तो एमएसपी पर ही कर लेता हूं, मंडियों की फिर बताता हूं मैं आपको। एमएसपी के ऊपर सरकार 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल एक किसान की कर दी। अब एक किसान का एक ही खाता है, उसके 4 बेटे हैं, उसके 25-25 क्विंटल हुई, 100 क्विंटल हुई, तो सरकार कौन कौन से बेटे की खरीदेगी? 40 क्विंटल उसकी उसी खाते में से कौन कौन से बेटे की छोड़ेगी? पहली बात तो ये समस्या है। दूसरी बात यह है कि सदियों से चलता आ रहा है, आज मैं व्यापारी को मित्र कहूंगा, उसको दुश्मन नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार जब फेल हो जाती है, सरकार गुणवत्ता के आधार पर उसे नमी के आधार पर कई कमियां बताकर किसान को बाहर कर देती है कि साहब आपका माल तो नहीं चलेगा। क्योंकि एमएसपी पर खरीद के बावजूद ये होता है जब मंडी में ले जाता है तो व्यापारी कोई बेचारा बाजार में उसका माल तो खरीद रहा है। अब रही बात उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, उसकी लागत नहीं दे रही है। अगर लागत तो हम देखें तो 1 क्विंटल गेहूं के ऊपर 3032 रुपए का खर्च आता है, अपने शुरू से बुआई से लेकर कटाई तक। क्योंकि आज मजदूर की रेट 700-700 रुपए हो चुकी है, 7 मजदूर के बिना एक कच्ची बीघा नहीं करती है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी सरकार छलावा करती है, अपना अखबारबाजी करती है और किसान के साथ धोखा करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी सरकार, बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, कोई सी भी सरकार हो, किसान के साथ में सिर्फ छलावा हुआ है। अब रही बात मंडी की, मंडी के अंदर कभी भी माल लेके गए तो मंडी के जो प्लेटफार्म जो बने हुए हैं वो किसान के लिए उपलब्ध नहीं होते। हालांकि नियम ये होना चाहिए कि किसान अपना माल रख सके, उसका बरसात के अंदर बचाव कर सके, लेकिन किसान को खाली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सिर्फ व्यापारी अपना माल खरीद के वहां पर रखते हैं। दूसरी बात, किसान का माल आज नहीं बिकता है और रात को बेचारा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अगर मंडी के अंदर रुक भी जाए तो दूसरे दिन की कोई गारंटी नहीं है कि उसका माल बिकेगा। अब सरकारें सिर्फ अखबारबाजी और छलावा धोखा करने के अलावा किसान के साथ ये आज फॉर्मर रजिस्ट्री और ये जो करवा रही, इसके साथ में अगर किसान का हाल देखे, पहली बात तो राजस्थान में 183.42 हेक्टर, अपने 49 हेक्टर जमीन सिंचित की थी किसी जमाने में, वो भी कम हो चुकी है। उसका 75% तो बरसात के ऊपर डिपेंड है, बाकी का बचा उसमें भी पानी की कमी होगी तो फसलें तो बिल्कुल कम हो गई बेचारों के। अब उनको भी खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपने गिनवाए हैं सर, मैं जरा इस पर एक जवाब ले लेता हूं। पंकज मीना जी हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। पंकज जी, अब जरा बताइए इस पर और समझाइए कि आप जो दावा करते हैं भाई कि एमएसपी आप दे रहे हैं और जो क्वांटिटी बढ़ाने की आपने बात की है प्रति किसान, उसका फायदा क्या मिल रहा है किसानों को, ये आपने सुना है? और हमारे संवाददाता जो कि बीकानेर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, वहाँ किसानों के लिए क्या परेशानियाँ, कितनी सुविधाएं हैं जिसका दावा किया जाता है, जरा बताइए उसके बारे में सर। तो मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी को बधाई देना चाहूंगा कि देश के अन्नदाता और आप 6 महीने हार्ड तोड़ मेहनत करके जनता का पेट भरने वाले किसान का मुद्दा आज आपने लोगों ने रखा है। मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी को इस बात की बधाई देना चाहूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली ये एमएसपी का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहूंगा इस बात को। एमएसपी किसान का जो प्रोडक्ट है, जब मार्केट में आए और वो औने पौने में ना बिके, उसका भाव एक सीमा से नीचे ना गिरे, इसके लिए एमएसपी घोषित किया जाता है। और उस एमएसपी घोषित करने के साथ में मंतव्य ये होता है कि जैसे अभी आज हमारा जो सरसों का एमएसपी है 5,950 है, लगभग 6,000 रुपये बोले, तो ये 6,000 से गिर के एकदम से 3,000, 4,000, 4,500 ना आ जाए, इसे सरकार कुछ बाजार के आंकड़ों के माध्यम से ये एमएसपी का भाव तय करती है और उस पर कुछ इंसेंटिव सरकार देती है। तो अभी जैसे हमने 6,000 रुपये भाव तय कर रखा है, तो सरकार ही मान के चलती है कि इसका भाव जैसे ही गिरने लगेगा तो अपने आप किसान एमएसपी की तरफ रुझान बढ़ेगा और 6,000 रुपये पे सरकार को एमएसपी पे बेचने के लिए आएगा। अभी स्थिति यह है कि हमने सरसों की जहां तक बात करें तो 13,22,000 क्विंटल का टारगेट रखा पूरे राजस्थान का। 13,22,000 मीट्रिक टन का हमने टारगेट रखा। और ऐसे ही अगर हम चने की बात करें तो लगभग 5,46,000 मीट्रिक टन का हमने टारगेट रखा परचेज करेंगे। पर एक इसको अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे चैनल के माध्यम से। अभी लगभग समानांतर भाव चल रहे हैं, जो बाजार का भाव है वो लगभग एमएसपी पे चल रहा है और इस बाजार का भाव लगभग समानांतर चलने के पीछे बहुत बड़ा कारण एमएसपी का है। क्योंकि जो व्यापारी होता है, व्यापारी को भी अपना माल खरीदना होता है,
तो वो कोशिश करता है कि मैं किसानों को थोड़ा सा ठीक भाव दूं, जिससे उनका मेरे पास माल ज्यादा आने लगे। तो वो एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा देने की कोशिश करता है। और अभी आज तक की स्थिति यह है कि अभी हमने लगभग 1,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है एमएसपी में चना और सरसों बेचने के लिए, परंतु अभी आवक ही कम हो रही है। और उसका बड़ा कारण ये है कि अभी फसलों की कटाई तुरंत अभी हुई है, ताजा ताजा फसलों की कटाई हुई है। और साथ में ये भी है कि ताजा ताजा फसलों की कटाई हुई है, इसलिए फसल के अंदर, जीन्स के अंदर थोड़ी सी नमी भी है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, मैं समझता हूँ अगले 2-4 दिन में, जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपकी रिपोर्टिंग कल की है और आपकी रिपोर्टिंग कल की और आज के में भी अगर 24 घंटे में भी देखें तो काफी फर्क आ गया। मैंने आज आपके चैनल की डिबेट करने से पहले लगभग 10 मंडी सचिवों से बात करी और व्यक्तिगत रूप से यह चेक किया कि मंडी में इस वक्त भाव क्या चल रहा है। तो लगभग समानांतर भाव है। जहां तक हम सरसों की बात करें, 5,950 एमएसपी है, तो 5500-5700 में हल्का वाला चना बिक रहा है और जो अच्छा चना है वो 6,000 से ऊपर भी बिक रहा है। सॉरी, अच्छा सरसों जो है वो 6,000 से ऊपर भी बिक रहा है। सर, और लेकिन जो लगभग यही किसान से पोजीशन हम चने बात की है। करते हैं, आप जो बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि साहब बहुत अच्छा समानांतर भाव में ही बिक रहा है और चना जो है ओपन मार्केट में और ज्यादा महंगा बिक रहा है। लेकिन जब मैं किसानों से जब पूछा जाता है पंकज जी, शुभेंदु, मैं उनका आपके कहना, चैनल के माध्यम से एक चीज और हाँ, बताना चाहूंगा। हाँ, गत वर्ष भी हमारी सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जब तय किया कि हम लोग एमएसपी पे मैक्सिमम खरीद करेंगे, इस बार के जो हमारा टारगेट है वो अब तक के आजाद राजस्थान का सबसे ज्यादा टारगेट है और लगभग यही पोजीशन गत बार थी। तो गत बार भी पूरे जो फसल खरीद का समय होता है उस वक्त स्थिति ये हुई कि हमारा जो टारगेट था उस टारगेट तक बेचने के लिए किसान ही नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि ये एमएसपी का जो मूल कंसेप्ट है उसके अनुसार इस वक्त ठीक चल रहा है कि राजस्थान में एमएसपी को देख के बाजार के भाव भी संतुलित है। और मैं ये समझता हूं कि अगले 2-4 दिन के अंदर ये एमएसपी से कहीं ज्यादा भाव किसानों को मिलने लगेगा। नानूराम जी से एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं। नानूराम जी बताइए, एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है? मुझे अभी पंकज जी कह रहे थे कि गत साल में कुछ किसान ही नहीं आए हमारे टारगेट के अनुसार के अंदर खरीद नहीं हुई। किसान क्यों आएगा? किसान को टाइम पर सरकार खरीद का पैसा ही नहीं मिलता है। बाजार में औने पौने दाम पर अगर वो बेच भी देता तो उसका पैसा तो मिल जाता है। किसान को फसल निकलता है, सबसे पहले पैसे की जरूरत रहती है। अब नमी की आप बात कर रहे थे तो नमी की मैं बताऊं कि अभी नमी ज्यादा है, ताजा फसलें निकले। किसान का खेत कटने के बाद में कम से कम 10 दिन तो उसकी फसल इस गर्मी के अंदर पड़ी रहती है, उसमें कहां से नमी आएगी 10 दिन के बाद में? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता 10 दिन या 15 दिन तो उसको फसल निकलाने का, उसके बाद में वो निकल जाता है। ये तो बहाने होते हैं, नमी के, गुणवत्ता के सब बहाने होते हैं सरकार के। सरकार सिर्फ अपना आंकड़ा पूरा करती है, किसान को भरोसा किसान पर, सरकार पर नहीं रहा, इसलिए वो व्यापारी को देता है। अब रही बात नुकसान की, तो मैं बताऊं जब सल्तनत का राजा चला गया फिर क्या मलाल, तख्त गया ताज गया या किला डा, उसे क्या फर्क पड़ता है? किसान तो वैसे ही बर्बाद है। 200, 400, 1000, 2000 की तरफ वो वैसे भी नहीं देखता। लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था और तंत्र कमजोर है। सरकार के आज इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखे, कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, कृषि मंडियां, कृषि समितियां, ये सब क्या कर रहे हैं? इनकी मॉनिटरिंग कमजोर है सरकार की। शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक बड़ा विषय निकला है कि मॉनिटरिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। देखिए, ठीक है, आपने जो सरकार तय कर रही है, क्या वो मंडियों के अंदर उतना भाव मिल रहा है? एक पहला सवाल पंकज जी यही था। और दूसरी चीज ये थी कि व्यवस्थाओं को लेकर के अभी तक तो बात उस पर आई नहीं थी, अब बात व्यवस्थाओं की भी कर रहे हैं मैं इसमें। लेकिन जयदयाल डूडी जी भी हमारे साथ है, मैं जरा जल्दी से उनको जोड़ रहा हूं। जयदयाल सर, एक चीज बताइए कि जिस तरीके का सिस्टम अभी दिखाई दे रहा है, किसान जो मंडी के अंदर व्यापारी हैं उनको अपना दोस्त भी मान करके काम करें, क्योंकि मुसीबत के समय वो भी बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन अगर किसानों के पास वो मुनाफा नहीं पहुंच रहा है तो मुनाफा जा कहां रहा है? सर, मुनाफे की बात जैसे किसान भाई ने, अभी नानूराम जी ने बताया कि किसान और हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और किसानों का और हमारा जो साथ है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। अब रही बात मुनाफे की, पहली बात तो ये एमएसपी जो होती है ये तय कोई मार्केट से नहीं होती है, हमारी जो किसान की जो मूल लागत है उसके आधार पर तय होती है एमएसपी। मगर एमएसपी की जो अभी स्थिति है वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास, मान लीजिए सपोज कीजिए 5,700 रुपए अगर तय है एमएसपी, तो उसी रेट पर क्यों नहीं मंडियों के अंदर खरीदा जाता? सर, एमएसपी तो गवर्नमेंट तय करती है उस फार्मर की लागत से, और जो परचेजर मंडी में परचेज करता है वो करता है उसकी बाजार मूल्य के अनुसार अपनी लागत। वो जो माल परचेज करता है मंडियों से, फार्मर से, वो उसके ऊपर सारे टैक्सेस जोड़ता है। उसके ऊपर मंडी टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर कृषक कल्याण फीस लग रही है, उसके ऊपर जीएसटी लग रही है।
आज के दिन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो मंडी टैक्स है वो खाने पीने की चीज पर है, खाने की चीज पर, दाल और गेहूं पर सबसे ज्यादा मंडी टैक्स है राजस्थान के अंदर 1.60%। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान के अंदर लग रहा है। तो वो सारी लागत लगा के फिर माल परचेज करेगा। व्यापारी हमेशा कोई भी माल परचेज करता है तो वो उसकी कॉस्ट पे अपना सारा खर्चा जोड़ के ही परचेज करेगा। मुनाफा जब अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले साल हमारे पास में कोई भी किसान माल लेके नहीं आया, तब व्यापारियों ने एमएसपी से ऊपर भी माल परचेज किया है, तब मुनाफा नहीं हो रहा था। मुनाफा उस समय भी हो रहा था, मगर उसने क्या किया कि जो उसकी लागत थी उसके अनुसार वो दाम देगा, इसलिए वो कभी भी एमएसपी पे माल परचेज नहीं कर सकता। अगर मार्केट वैल्यू ऊपर है तो ऊपर भी परचेज करेगा, और मार्केट वैल्यू अगर एमएसपी से नीचे है तो वो नीचे में परचेज करेगा। और मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं क्या है सर? मंडियों के अंदर व्यवस्था प्लस दूसरा सरकारी खरीद। मैं जिस जिले से आता हूं, मैं बीकानेर से आता हूं, बीकानेर अनाज मंडी की अभी भी हमारी स्थिति ये है, पिछली जो मूंगफली खरीद हुई थी उसकी बोरियां अभी तक गुडाउनों में लग रही है, अभी तक माल लगा नहीं है गुडाउनों में, तो उसका भुगतान आने का किसान के पास में कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारे किसान नेता ने कहा कि जब तक भुगतान नहीं आएगा गवर्नमेंट का तब तक किसान उनके पास में क्यों जाएगा। अभी जो मार्केट के अंदर माल नीचे बिक रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसान गवर्नमेंट, जबकि किसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसान का हमेशा। ठीक है, अब इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। पंकज जी ये बताइए, देखिए ये बहुत बड़ा विषय है कि जब तक पेमेंट समय पर नहीं होगी, आपने ठीक है एमएसपी पर खरीद भी कर ली लेकिन पेमेंट तो नहीं मिली, अब किसान भी परेशान है, मंडियों के अंदर लोग भी परेशान है। दूसरी तरफ अभी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ एमएसपी को लेकर के ही बात है। इस पर जरा जवाब दीजिए, और उसके बाद तुरंत जो है हम जो व्यवस्थाएं हैं मंडियों के अंदर उसको लेकर के आपसे जानेंगे कि भाई क्यों नहीं वहां पर किसान अगर आ रहा है, उनको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, रुकना भी पड़ रहा है, तो कितनी व्यवस्था है वहां पर? पंकज देखिए, जहां तक बात है एमएसपी की, मैंने अपने पूर्व वक्तव्य के अंदर एमएसपी के ऊपर सारा अपना विषय रखा, और मैं फिर आपको एक बार वही पेमेंट को लेकर के नहीं बताया सर, पेमेंट इतनी डिले है, किसान भी परेशान है। मैं एक बार फिर वही मेरी बात दोहराऊंगा कि जो आज 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल से अगर हम अगले 2-3 दिन में ही जाएंगे, 18-19 अप्रैल की बात करेंगे, तो ये जो एमएसपी से रेट्स ज्यादा होने लग जाएंगी, और तब सभी किसान सीधा व्यापारियों को माल बेचेंगे। और जहां तक एक जयनारायण डूडी जी ने अभी मंडी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बात कही, थोड़ा सा उन्होंने अपनी बात से कंफ्यूजन पैदा कर दिया, मैं कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। किसानों का कोई भी माल मंडियों में खरीदा जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे सब्जियां हो, किसान के बेचने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। किसान से खरीदने के बाद में व्यापारी जब उसके ऊपर आगे बेचता है तो उसके ऊपर 1.5% से लेकर अलग अलग 8-10%, 11% तक टैक्स होता है सभी जींस के ऊपर। बस किसान को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जयनारायण जी को दूर नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो किसान से वसूल लेते हैं ना, किसान से कोई वसूल नहीं करता। किसान की एक पर्ची भी मुझे दिखा दे जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ। कहने का मतलब वो यही कह रहे हैं कि वो अपनी जेब से नहीं भरेंगे, जो टैक्स वो देंगे आगे, हाँ, वो किसानों से ही वसूल लेते हैं, वो भी यही कह रहे हैं। देखिए, वो तो फिर तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि जब एंड यूजर गेहूं खरीदता है तो सारे प्रकार का टैक्स उस एंड यूजर से वसूला जाता है। हाँ। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चर्चा हो जाती है। जहां तक बात भुगतान की है, भुगतान के लिए मैं आपको पूरा निश्चिंत होके बता दूं कि किसानों का जो मूंगफली का जैसे बता रहे हैं, मूंगफली की भी एक तथ्य आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। 2018 से 23 के अंदर जो कांग्रेस की गहलोत जी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उन्होंने पूरे 5 साल में जितनी मूंगफली खरीदी उतनी केवल हमारे माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने 1 साल में मूंगफली खरीद ली। तो ये बात ठीक है कि जब हमने 5 लाख मीट्रिक टन मूंगफली एक ही बार में खरीद डाली तो एक बार थोड़ा सा पेमेंट डिले हुआ, परंतु लगभग 85% पेमेंट सबका हो चुका है। और अगर कुछ पेमेंट अभी ड्यू भी होगा तो मैं समझता हूँ अगले 10-15 दिन में या इस अप्रैल के महीने में पूरा पेमेंट हो जाएगा। दूसरी बात आई हमारी व्यवस्थाओं की, तो मैं जयदयाल जी डूडी साहब वहाँ के अध्यक्ष है अनाज मंडी बीकानेर के, मैं समझता हूँ इन्होंने अध्यक्ष होने के नाते वहाँ सारी व्यवस्थाएं की होगी, परंतु केवल एक बीकानेर का उदाहरण देके हम पूरे राजस्थान की चर्चा करें ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जायज नहीं होगा। लगभग सभी मंडियों के अंदर
अध्यक्ष के माध्यम से मंडी सचिव ने वहाँ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विशेष व्यवस्था का मतलब यह है कि छाया के इंतजाम के लिए टेंट लगाए हैं, और चूंकि किसानों की एकदम से संख्या बढ़ने वाली है फसल कटाई के टाइम पे, तो इसलिए पीने के पानी, उनके बैठने की तो समुचित व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं किसानों के लिए मंडी सचिवों ने की है। इसीलिए कहा जा रहा है, नानूराम जी ने बड़ा सही कहा था कि मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है। अगर मॉनिटर किया जाए तब आपको पता चलेगा। आप जाइए ना मंडियों में जाकर के देखिए, क्यों अध्यक्षों के ऊपर निर्भर करते हैं। आप जाकर के देखिए वहां पर कितनी व्यवस्थाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान परेशान हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, और जिसको सुधारने की जरूरत है। कमियां हर जगह होती हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश होती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि ये जो परचेजिंग का काम है ये शॉर्ट टर्म होता है। किसान ने 6 महीने मेहनत की, और 6 महीने की मेहनत का वो जो किसान फसल बेचने का है वो लगभग 1 महीने में होता है। तो 1 महीने से एकदम से संख्या मंडियों में बढ़ जाती है। अब चूंकि मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो लगभग मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा सब किसान बैकग्राउंड के लोग हैं। तो वो सभी अध्यक्ष जो हैं वो किसानों की समस्या समझते हैं, और किसान अध्यक्ष हो चाहे मंडी सचिव हो, वो सारी व्यवस्थाएं दूर करने में लग रहे हैं। पर चूंकि एकदम से दबाव बढ़ जाता है तो एकदम से उसका प्रभाव जो है सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, मंडी सचिवों द्वारा जो प्रयास किए गए, उसके प्रभाव भी एक आध दिन के अंदर लेट आते हैं। पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूंगा कि अगले 2-4-5 दिन में भाव भी बड़े बहुत संतुलित हो जाएंगे, एमएसपी से काफी आगे हो जाएंगे, और व्यवस्थाएं भी है वो काफी कुछ सुधार हो जाएगा। देखिए, और हम भी लगातार कोशिश करेंगे, मंडियों के अंदर हमारे भी संवाददाता पहुंचेंगे, और जहां से फिर से ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी तो हम वापस से आपको उसके बारे में बताएंगे और आपसे सवाल फिर से पूछेंगे, है ना। नानूराम जी को मैं जरा इसमें जोड़ रहा हूं। नानूराम जी, इसमें बताइए क्या और सुधार होने की जरूरत है, कहां कहां पर कमियां नजर आती हैं जो किसान फेस करता है मंडी में पहुंच करके। सबसे पहले तो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी शुभेंदु जी की, अगर किसान के पास उसका खाता है तो सरकार को ये ध्यान, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्मल रजिस्ट्री भी करवा ली, इसके पास कितनी जमीन है, इसके कितने बेटे हैं, उस हिसाब से उसकी कितनी पैदा है, उस हिसाब से इसके ऊपर फिक्स एक टारगेट नहीं होना चाहिए कि साहब 40 क्विंटल या 25 क्विंटल हम खरीदेंगे। सरकार को अगर खरीदना है तो पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में खरीदे, क्योंकि ये जो सरकारों की भेदभाव नीति होती है, जहां की सरकार एक्टिव होती है वो सरकार से पूरा माल खरीदती है। सरकार कहीं कहीं कमजोर होती है, वो सरकार के ऐसे दायरे में डाल देते हैं कि साहब आपसे तो इतना माल खरीदा जाता है। पहली बात तो ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मंडी के अंदर किसान माल लेके जाता है तो मंडी के अंदर किसान के लिए वहां के जो प्लेटफॉर्म बने हुए है वहां पर उसको माल रखने के, वहां पर माल उसका चोरी ना हो, वहां पर चूहे उसके माल को बेकार न कर, इस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बेसिक सुविधाएं कम से कम वहां पर हो ताकि किसान अपना माल लेकर के मंडी में पहुंच सके, और अगर वहां पर समय भी लगता है तो ठहरने की व्यवस्था कम से कम वहां पर किसानों के लिए हो। कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो फिलहाल तय करने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। हमारी कोशिश यही है कि किसानों की मंडियों के अंदर सरकार अपनी तरफ अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कमियां रह जाती हैं उसको सामने रखना और उसके लिए आवाज उठाना, ये हमारी कोशिश है ताकि किसानों को कम से कम मंडियों के अंदर परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।